गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा था। आज हम वैद्युत विभव की पढ़ाई को ही आगे बढ़ाएंगे और समविभवीय सतह के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए चलते हैं हम डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो लास्ट क्लास में जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो वैद्युत विभव है वो क्या होता है, कार्य बटे आवेश। इसे आप क्या करते हैं, V से दर्शाते हैं और SI मात्रक इसका वोल्ट होता है। ठीक है। इसके बाद हमने वैद्युत विभव निकालने की कोशिश की थी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। एक हमने द्विध्रुव माना था यहाँ पर, जिसमें दो आवेशों के बीच की दूरी को हमने 2L बोला था और यहाँ पे इसके केंद्र को माना था। अब आज हम अगला जो नया टॉपिक है हमारा वो हम पढ़ते हैं समविभवीय सतह। समविभवीय सतह जो है वो आपको नाम से ही पता चल रहा है, समविभव। सम मतलब समान और विभव आपको पता है क्या है, पोटेंशियल। तो कोई एक ऐसा सतह है जहां पर की पोटेंशियल या विभव क्या हो, समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समविभवीय सतह। समविभवीय सतह। तो समविभवीय सतह क्या है, एक ऐसा सतह है जहां पर कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास विभव समान हो। सतह जिस पर विभव एक समान हो, एक समान। तो मान लेते हैं कि हमारा ये कोई एक समविभवीय सतह है जिस पर कि विभव आपका हर जगह क्या है, V है। हर जगह विभव इस सतह पे क्या है, V है। यदि आप इस समविभवीय सतह की बात करेंगे तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। जो भी हमारा समविभवीय सतह होगा, तो पहली जो प्रॉपर्टी है समविभवीय सतह की, अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी में जो पहली प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है, पहली प्रॉपर्टी हमारी है कि यदि आप समविभवीय सतह पर किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, विस्थापित करते हैं, तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। मतलब आवेश विस्थापन के लिए किए जाने वाला कार्य समविभवीय सतह पर शून्य होता है। ठीक है, फिर से सुनेंगे, आवेश विस्थापन के लिए किए जाने वाला कार्य समविभवीय सतह पर शून्य होता है। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये समविभवीय सतह पर कार्य शून्य क्यों होता है। तो मान लीजिए आपने ये क्या कर लिया, आपने ये एक समविभवीय सतह मान लिया और यहाँ पे एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B पर आप आवेश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सूत्र है वो सूत्र बतलाता है कि जो विभव है वो कार्य बटे आवेश है। मतलब अगर आप कार्य निकालेंगे, यदि आप कार्य निकालेंगे तो ये क्या होगा, आवेश गुने विभव। ठीक है, और क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, कार्य निकालना है A से B तक आवेश को ले जाने के लिए। ठीक है, कहां तक का कार्य निकालना है, आवेश को हम A से B तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कार्य होगा वो WAB लिख देते हैं और WAB बराबर क्या हो जाएगा, Q गुने VAB। VAB जो है वो क्या है, वो विभवांतर है। वो क्या है, A से B का विभवांतर, A से B का विभवांतर है। ठीक है, A से B का क्या है, विभवांतर है। चूंकि यहाँ पर जो सतह है वो क्या है, समविभवीय सतह है, तो VA का मान जो होगा वो VB के बराबर होगा, जिसको कि हमने क्या मान लिया है, V मान लिया है। क्योंकि समविभवीय सतह पे हर जगह विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो कार्य यदि अब हम निकालेंगे तो कार्य क्या हो जाएगा, Q गुने VAB जो है ये अब शून्य हो गया। क्यों, क्योंकि विभवांतर क्या हो गया, शून्य। क्यों हुआ शून्य, क्योंकि हर जगह विभव का मान समान है, तो ये क्या हो गया, शून्य। मतलब कार्य की जो
1 आई, वो क्या आ गई, 0 आ गई। तो पहली जो प्रॉपर्टी हमें किसकी समझ में आती है, समविभवीय सतह की समझ में आती है, वो यह आती है कि यदि आपको समविभवीय सतह पर किसी आवेश को विस्थापित करना हो तो आपको कार्य कितना करना पड़ेगा, कार्य 0 करना पड़ेगा। चलिए तो दूसरे प्रॉपर्टी पे पढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी हमें बोलता है कि जो भी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, या फिर आप बोल सकते हैं जो भी आपकी लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वह समविभवीय सतह के लंबवत रहेंगी। ठीक है, देखिए क्या है, ये कह रहा है कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी वो समविभवीय सतह के लंबवत रहेंगी। ठीक है, यदि यह समविभवीय सतह है तो इसके लंबवत क्या रहेंगी, इसके लंबवत आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लंबवत ही क्यों रहना है, यदि यह लंबवत ना रहे तो क्या गलती होगी। तो चलिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो समविभवीय सतह है इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो लंबवत नहीं है, वह एक कोण बना रही है इससे थीटा। ठीक है, यदि यह कोण थीटा बना रही है तो इस वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं सदिश विभाजन से, E cos थीटा एवं E sin थीटा। सदिश विभाजन आपने पढ़ रखा है पहले भी कि यदि कोई सदिश है जो कि थीटा कोण बनाता है किसी अक्ष के साथ, तो उस अक्ष पर इसका जो विभाजन होता है वो a cos थीटा के बराबर होता है, जबकि उसके लंबवत दूसरे अक्ष पर जो इसका विभाजन होता है वह a sin थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से हमने इस वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बतलाने वाली रेखा को क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है दो दिशाओं में। एक जो कि क्या है, समांतर है, जो कि उसी प्लेन में है जिस प्लेन में समविभवीय सतह है। ये जो E cos थीटा है ये क्या है, ये उसी प्लेन में है, उसी समतल में है जिस समतल में समविभवीय सतह रखा हुआ है। और ये जो E sin थीटा है ये कौन से प्लेन में है, कौन से समतल में है, तो ये लंबवत है। ठीक है, इसका जो तल है वो लंबवत है। जैसे कि आप अगर माने कि आपके कमरे में दो दीवार हैं, ठीक है, कोई भी चार दीवारी में से दो दीवार ले लें तो दो दीवार आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। चार दीवारी की किसी भी दो दीवार को यदि आप इमेजिन करेंगे अपने दिमाग में तो वो क्या होते हैं, लंबवत होते हैं एक दूसरे पर। तो एक दीवार पर हमारा समविभवीय सतह है और उसी दीवार के अनुदिश यह एक E cos थीटा क्या आ रहा है, E cos थीटा उसका विभाजन आ रहा है, जबकि दूसरे दीवार के अनुदिश यह E sin थीटा जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है किसके, समविभवीय सतह के। तो देखिएगा हम इस E cos थीटा को देखते हैं, ये एक सतह है जिस पर इधर एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता है E cos थीटा। अब मान लीजिए पॉइंट A से पॉइंट B तक हमें एक आवेश Q को ले जाना है। हमें क्या करना है, पॉइंट A से पॉइंट B पर इस समविभवीय सतह पर एक आवेश Q को ले जाना है। मतलब हमारे इस आवेश पर एक बल लग रहा होगा QE cos थीटा, और यदि बल लगेगा तो विस्थापन करने में एक कार्य भी होगा QE cos थीटा गुने S। लेकिन हमने अभी जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है वो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, वो पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि कभी भी समविभवीय सतह पर यदि आप एक आवेश को विस्थापित करेंगे तो कार्य शून्य होना पड़ेगा।
ठीक है, फिर से यदि समविभवीय सतह पर आप एक आवेश को विस्थापित करेंगे तो कार्य को शून्य होना पड़ेगा, लेकिन यदि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लंबवत नहीं है तो कार्य शून्य नहीं हो रहा है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमेशा लंबवत ही होनी चाहिए। यदि लंबवत नहीं रहेगी तो कार्य शून्य नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को समविभवीय सतह के हमेशा ही लंबवत होना पड़ेगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमेशा ही समविभवीय सतह के लंबवत होती है। ठीक है, और ये आप कॉपी कर लें। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने पढ़े अभी समविभवीय सतह के। अब हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी में। तो तीसरी प्रॉपर्टी में देखिए, पहले अगर हम थोड़े से पहले चले जाएं तो हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो सूत्र है वो है E बराबर KQ बटे R स्क्वायर, और वैद्युत विभव का जो सूत्र है वो है KQ बटे R। दोनों ही पॉइंट चार्जेस बिंदु आवेश के लिए हैं। तो यहां से अगर आपको याद हो तो एक सूत्र आता है E गुने R बराबर V। इसी को यदि हम थोड़ा और लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं E बराबर माइनस dV बाई dr। E बराबर क्या? माइनस dV बाई dr। तो चूंकि समविभवीय सतह में ये dV जो है वो क्या हो जाएगा, dV जो विभव हो जाएगा वो समान हो जाएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। व्युत्क्रमानुपाती है ये किसके? R के। मतलब जहां वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्यादा होगी वहां समविभवीय सतह के बीच की दूरियां कम होंगी। ठीक है, फिर से समझेंगे, जहां पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्यादा होगी वहां पर समविभवीय सतह के बीच की दूरी कम होगी। ठीक है, तो यही तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी समविभवीय सतह की, कि जहां वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्यादा हो वहां समविभवीय सतह आपस में नजदीक होते हैं। जैसे कि आपने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो पहले बना रखी हैं अलग अलग आवेशों के कारण, तो उसी पर हम समविभवीय सतह बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक धनात्मक बिंदु आवेश के कारण समविभवीय सतह बनाते हैं। तो हम एक धनात्मक बिंदु आवेश ले लें यहां पर, और इसके कारण यदि आप वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, ध्यान हो आपको, तो आपको पता है कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की तरफ आती हैं? बाहर की तरफ आती हैं। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर आती हैं? बाहर की तरफ आती हैं। ये जो है ये क्या दर्शा रहे हैं? E दर्शा रहे हैं। अब यदि यहां पे हमें समविभवीय सतह बनाना है तो यहां पर समविभवीय सतह, ये जो हम बना रहे हैं ये क्या बना रहे हैं? ये हम समविभवीय सतह बना रहे हैं। ये हरे वाला समविभवीय सतह है। ठीक है, मतलब यदि आप क्या करें, यदि आप एक धन आवेशित बिंदु आवेश के कारण समविभवीय सतह बनाएं तो ये क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं, जिनकी की त्रिज्या क्या होती है? दूर जाने पर बढ़ते जाती है। ठीक है, इसे आप बना लें। ये जो लाल रेखाएं हैं वो क्या बतला रही हैं? वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और जो हरे गोले हैं वो समविभवीय सतह है। इसके बाद आपने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और भी बना रखी हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको याद हो तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव के लिए भी वैद्युत क्षेत्र रेखा बनाया होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वही वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या बना लेते हैं?
वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बना लेते हैं, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम एक माइनस क्यू आवेश मान रहे हैं और यहां पर हम एक प्लस क्यू आवेश मान रहे हैं। तो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के कारण यदि आपको ध्यान हो तो ये हमने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पहले भी बना रखी हैं। ये हमने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो पहले भी बना रखी हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का आपने बनाया होगा। इस प्रकार से हमने क्या किया था, हमने पहले भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो बना रखी हैं। अब यदि हम बात करें यहां पर समविभवीय सतह की, किसकी बात करें, समविभवीय सतह की, तो समविभवीय सतह यहां पर देखिएगा, समविभवीय सतह जो है वो क्या होगा, वो यहां पर आपका गोलाकार। ठीक है, ये जो हरे वाले गोले बन रहे हैं, ये हरे वाले गोले क्या बन रहे हैं, ये हरे वाले गोले समविभवीय सतह बन रहे हैं। अब यदि इन समविभवीय सतह की बात करें, थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि हम इस तरफ बढ़ा दें, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमें इस तरफ बढ़ाना पड़ेगा, तब ये थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए, यदि हम इस समविभवीय, इन हरे वाले समविभवीय सतहों की बात करें, तो इनमें ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो समविभवीय सतहों के बीच की दूरी है और इन्हीं दो सतहों के बीच की दूरी यहां पर जो है, वो दोनों दूरियां क्या है, अलग है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से आपको दर्शाता हूं। ये यहां पर जो क्या है, दूरी है, इन दो, इसे आपने पहला समविभवीय सतह बोला और इसे आपने दूसरा समविभवीय सतह बोला, तो यहां पर जो दूरी है वो यहां से क्या है, कम है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जहां वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्यादा होगी वहां पर समविभवीय सतह क्या होंगे, नजदीक होंगे, और जहां पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कम होगी वहां पर समविभवीय सतह क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। तो चूंकि यहां पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इस क्षेत्र में क्या है, बहुत कम है, इस कारण से ये एक दूसरे से क्या है, दूर है। तो ये क्या था, ये एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपने क्या बनाया, समविभवीय सतह बनाया। यहां जो लाल रेखाएं हैं वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, एवं जो हरे गोले हैं वह समविभवीय सतह है। मान लीजिए कि आपने यदि दो धन आवेश ले लिया हो, तो दो धन आवेश के कारण यहाँ पे एक प्लस और यहाँ पर एक प्लस, इनके कारण यदि आपको याद हो तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से हमने पहले पढ़ रखा है। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं ये इस प्रकार से हमने इनमें पहले पढ़ रखा है। तो इसके कारण भी हमें क्या करना है, हमें समविभवीय सतह बनाना है। तो हम इनके कारण भी जब समविभवीय सतह बनाएंगे तो वो समविभवीय सतह कुछ ऐसे ही, वो समविभवीय सतह कुछ ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, ये जो हमने बनाया क्या, इनके कारण समविभवीय सतह बनाया, और एक हम ये जो बाहरी है, ये बाहरी जो हरी वाली लाइन है ये दिखला रही है कि समविभवीय सतह जो है वो फाइनली ऐसे बन जाएंगे। तो ये किसके कारण हो गए, ये दो धन आवेशों के कारण समविभवीय सतह हो गए। यहां पर जो ब्लू नीली रेखाएं हैं वो क्या बतला रही हैं, वो दर्शा रही हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, एवं जो हरे गोले हैं वो क्या दर्शा रहे हैं, समविभवीय सतह दर्शा रहे हैं। चलिए, यदि हम आगे बात करें तो हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र भी पहले बना रखा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र जब आपने बनाया होगा तो ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने का
तरीका है समांतर आप क्या बना दें, आप समांतर रेखाएं बना दें। और जैसे ही आप यहाँ पर समांतर रेखाएं बनाएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए, तो इसके कारण भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसके कारण भी हमें समविभवीय सतह बनाना पड़ेगा। तो इसके कारण जो समविभवीय सतह बनेगा वो एक ऐसा सतह होगा जो कि इन वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या जा रहा हो, लंबवत जा रहा हो। मतलब ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस सतह से लंबवत गुजरेंगी वही सतह क्या कहलाएगा, समविभवीय सतह कहलाएगा। यहाँ पर जो लाल रेखाएं हैं वह दर्शा रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वाला क्षेत्र है, और जो हरा हमने रेक्टेंगल या फिर हरा जो हमने सतह बना रखा है वह सतह क्या दर्शा रहा है, वह सतह समविभवीय सतह दर्शा रहा है। तो ये हमने कुछ आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनको दर्शाया, और उनके साथ साथ हमने समविभवीय सतह को दर्शाया। तो वापस से यदि आप याद करना चाहें तो समविभवीय सतह क्या है, समविभवीय सतह एक ऐसा सतह है जहां पर विभव हर जगह समान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यदि एक खोखले गोलाकार चालक की बात करें तो उसके कारण अब हमें क्या निकालना है, अब हमें विभव निकालना है। ठीक है, क्या करना है, खोखले गोलाकार चालक, खोखले गोलाकार चालक, गोलाकार चालक के कारण विभव, खोखले गोलाकार चालक के कारण हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। ये जो खोखला गोलाकार चालक होगा वह क्या होगा, एक समान आवेशित होगा। वह क्या होगा, एक समान आवेशित होगा। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक खोखला गोलाकार चालक यहां पर ले लें जिस पर कि आवेश कितना है, जिस पर आवेश आपका Q आवेश है। इसके त्रिज्या को आप मान ले कैपिटल R। तो यदि आप इस खोखले गोलाकार चालक की बात करेंगे तो सबसे पहला जो आएगा बात वो यह आएगा कि आपको इसके केंद्र से R दूरी पर, केंद्र से R दूरी पर क्या बात करनी है, केंद्र से R दूरी पर तो यहां पर जो पहला R हम मान रहे हैं वह हमें मानना पड़ेगा बाहर, आउटसाइड। यहां पे हम क्या माने इसे, आउटसाइड, जो बाहर है हम उसे माने। तो चलिए आइए देखते हैं। यदि हमने कोई बिंदु यहां पर मान लिया पॉइंट P जिसकी दूरी वहां से क्या है, R है, तो हमें यहां पर क्या बतलाना है, हमें बतलाना है विभव। तो विभव जो होगा वो क्या होगा, कार्य बटे आवेश। विभव जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कार्य बटे आवेश होता है। और यदि आप यहां पर कार्य की बात करें तो कार्य होगा बल गुने विस्थापन बटे आवेश। यदि आप विभव की बात करें तो विभव आपका क्या है, कार्य बटे आवेश, और कार्य को आपने क्या लिख दिया, बल गुने विस्थापन बटे आवेश। तो मान लीजिए इस पर तो Q आवेश था, लेकिन हम Q0 आवेश को अनंत से इस बिंदु P पर लाएंगे। क्या करेंगे, अनंत से इस बिंदु P पर लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा जो कि होगा KQ बाई R स्क्वायर। तो बल हो गया, विस्थापन को आप R ही मान लें और यहाँ पे Q0 मान ले, तो R से R क्या हो गया, कैंसल हो गया, Q0 से Q0 कैंसल हो गया, तो ये क्या बचा, KQ बटे R।
ठीक है। इसको समझने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि यदि आप खोखले गोलाकार चालक की बात करें तो इसमें आवेश सारे का सारा कहां है? सतह पर है। यदि किसी ऐसे बिंदु की बात करें जो कि इस गोलाकार चालक से बाहर हो तो हम सारे के सारे आवेश को केंद्रित मान सकते हैं इसके केंद्र पर। ठीक है, फिर से समझिएगा कि यदि हम इस गोलाकार चालक की बात करें तो इसके सारे आवेश को हमने गोलाकार जो हमारा चालक है उसके केंद्र पर हम सारे के सारे आवेश को केंद्रित मान सकते हैं। और यदि बिंदु आवेश से r दूरी पर बात की जाए कि विभव क्या होता है तो विभव kq/r होता है। मतलब खोखले गोले चालक के बाहर किसी बिंदु पर यदि आपको विभव निकालना है तो वो kq/r के बराबर होता है। अब जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाला था तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते समय हमने 3 बिंदुओं की बात की थी। पहला बिंदु वह बिंदु था जो कि गोलाकार चालक के बाहर था। दूसरा जो हमने बात किया था वो बात किया था जब बिंदु कहां हो? गोलाकार चालक पर ही हो। और तीसरा हमने बात किया था गोलाकार चालक के भीतर। तो आ जाइए इसी में हम दूसरे केस की बात करते हैं जब P जो हो वो कहां हो? चालक पर। तो हमने यहां पे क्या माना? हमने यहां पे एक गोलाकार चालक मान ही रखा है और हमें यहां पर क्या कर देना है? हमें यहां पर इस पॉइंट को P मान लेना है और अब इसका विभव बतलाना है। तो फिर से वही होगा, गोलाकार चालक पर जो भी आवेश है वो केंद्र पर केंद्रित माना जाएगा। वो कहां हो जाएगा? वो सारा का सारा आवेश जो है वो सेंटर पर माना जाएगा। और सेंटर पर मानते ही आपका सूत्र क्या हो गया? KQ/R। क्या हो गया? KQ/R। क्यों? क्योंकि यहां जो आपका R है वो R त्रिज्या होगी, ना ही कि कोई दूरी होगी। ये R अब क्या हो गई? R अब त्रिज्या हो गई। क्यों? क्योंकि वो सतह पर है। और तीसरा जो केस हमने पहले भी निकाल रखा है, चालक के भीतर। चालक के भीतर। चालक के भीतर। तो देखिए, जब चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात की जाती थी तो वो शून्य होता था। शून्य क्यों होता था? क्योंकि यदि यह एक चालक है जिस पर आवेश है तो ये क्या करेगा? ये आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर जाएंगी? बाहर की तरफ जाएंगी और अंदर जो है वो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। लेकिन यदि हम यहां पर बात करें वैद्युत विभव की तो विभव में समझिएगा क्या हो रहा है। यदि आपका यह चालक यहां पर है और हम आवेश को यहां से यहां ला रहे हैं तो आवेश को लाने में कुछ कार्य करना पड़ रहा है। मान के चलिए कि ये आवेश जो है वो यहां पर पहुंच गया। यहां तक जो कार्य करना पड़ रहा था वह कार्य इस कारण से करना पड़ रहा था क्योंकि बाहर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं थी। लेकिन जैसे ही यह आवेश जो है वो कहां चला जाए? इस बिंदु से भीतर चला जाए तो इस बिंदु के इधर भीतर कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन विभव क्या होता है? विभव होता है अनंत से दूरी पर लाने में किए जाने वाला कार्य। मतलब यदि आप आवेश को यहां से यहां तक लेके चले आए तो इतनी दूरी तक तो आपको कार्य करना पड़ा और वह कार्य कितना था? KQ/R। फिर से समझिएगा, यदि आप आवेश को अनंत से यहां तक लेकर के आए तो आपको यहां तक कार्य करना पड़ेगा और वह कार्य कितना था? वह कार्य के कारण विभव जो था वो KQ/R था। जैसे ही आप इसके भीतर आए वर्क डन इज इक्वल टू 0 हो गया। पहले नॉट इक्वल टू लिख दिया था। वर्क डन इक्वल टू 0 हो गया। मतलब अब कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, मतलब विभव में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो
जैसे कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य हो जाती है कहां, गोलेकार चालक के भीतर, वैसे ही कार्य शून्य होती है, लेकिन विभव शून्य नहीं होता है, क्योंकि विभव का मतलब होता है कार्य बटे आवेश, और अनंत से गोले तक लाने में जो कार्य किया गया है वही कार्य भीतर ले जाने तक भी रह जाता है। ठीक है, ये ठीक वैसा ही है कि मान के चलिए कि आप एक 100 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, तो 100 किलोमीटर की यात्रा यहां से यहां तक है। यदि आपने पहले 80 किलोमीटर में 1000 रुपए खर्च कर दिए और बाद के 20 किलोमीटर में कोई पैसा भी खर्च नहीं किया, फिर भी पूर्ण यात्रा का जो खर्च होगा वो 1000 रुपए होगा। वैसे ही हम जब किसी आवेश को इस गोले के अंदर ले जाना चाहें, तो गोले के सतह तक लाने में विभव जो है वो kq बटे r हो चुका है, लेकिन गोले के अंदर ले जाने तक कोई भी विभव की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके कारण जो विभव है वो kq बटे r ही रह जाएगा। तो यदि हम गोलेकार चालक की बात करें तो विभव बाहर होता है kq बटे स्मॉल r, विभव चालक पर होता है kq बटे कैपिटल R, और विभव भीतर भी होता है kq बटे कैपिटल R। यहाँ पे ये गोलाकार चालक आप बना सकते हैं और इसकी त्रिज्या जो है वो आप R। अब वहां हमने E और R का जब ग्राफ बनाया था, तो देखिए E और R का ग्राफ मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जब आपने वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और दूरी का आपने ग्राफ बनाया था, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा था। मतलब 0 से R दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता थी वो क्या थी, 0 थी। लेकिन यदि आप यहां पर क्या करेंगे, यदि आप यहां पर विभव का ग्राफ बनाएंगे, तो विभव के ग्राफ में क्या होगा, विभव के ग्राफ में बदलाव होगा। क्यों, क्योंकि भीतर भी विभव है, तो इसके कारण आपके पास जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये कैपिटल R। तो ऊपर वाला जो ग्राफ है वो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और दूरी का ग्राफ है, और नीचे वाला जो ग्राफ है वो विभव और दूरी का ग्राफ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न करते हैं हम। प्रश्न लिखिएगा, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोल चालक, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोल चालक, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोल चालक पर 1.2 गुने 10 के पावर 9 कूलम का चार्ज है। 1.2 गुने 10 के पावर 9 कूलम का आवेश है। 1.2 गुने 10 के पावर 9 कूलम का आवेश है। केंद्र से 3 जगह आपको क्या बतलानी है, 3 जगह आपको विभव बतलाना है जब R बराबर 2 होगा। दूसरा बोल रहे हैं सतह पर, जब आपको सतह पर विभव बतलाना हो, और तीसरा बतला रहे हैं कोश के अंदर। कोश के अंदर इन 3 बिंदुओं पर आपको क्या करना है, आपको विभव बतलाना है। जिन लोगों का विभव आ जाए वो चैट सेक्शन में आंसर बतलाएं। जिनका उत्तर आ जाए वो चैट के माध्यम से उत्तर बतलाएं। चलिए तो देखते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, R बराबर 2 मीटर पर, R बराबर 2 मीटर पर हमें क्या करना है, विभव बतलाना है। तो विभव का सूत्र अभी अभी हमने पढ़ा है kq बटे R। यदि आप k का मान आपको याद हो तो ये 9 गुने 10 के पावर 9 गुने q जो है वो सवाल में दिया हुआ है 1.2 गुने 10 के पावर -9
बटे r का जो मान है वो क्या है 2। ठीक है, जो यहाँ पर त्रिज्या, वो यहाँ पर जो दूरी है, त्रिज्या की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल r लिख लें। तो ये जो दूरी है यह 2 मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ, इसलिए बदलने की जरूरत नहीं है। यदि आप इसे यहां से देखें तो ये 0.6 बार में चला जाएगा। 10 के पावर 9 और 10 के पावर -9 जो है वो कट जाएंगे, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 5.4 वोल्ट। तो जो बाहर था उस पे हमने क्या कर लिया, उस पे हमने विभव निकाल लिया। अब बात करेंगे दूसरा जो सवाल है हमारा, कि हमें सतह पर विभव बतलाना है, और सतह पर विभव जो होता है वो KQ बटे R, KQ बटे त्रिज्या, R जो दूरी आपको रखनी है यहाँ पर क्या रख देनी है, त्रिज्या रख देनी है। मतलब अब आप करेंगे तो 9 गुने 10 के पावर 9 गुने Q का मान तो वही है 1.2 गुने 10 के पावर -9, एवं त्रिज्या की बात करें तो 8 सेंटीमीटर सवाल में दिया हुआ है, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 8 गुने 10 के पावर -2 हो जाएगा। ये 10 के पावर 9 और 10 के पावर ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। 4 से यह 2 बार में और 4 से यह 0.3 बार में। यदि आप इसकी बात करें तो यह आ जाएगा आपका 2.7 गुने 100 बटे 2। मतलब हम अगर इसकी बात करें तो यह आ रहा है विभव 270 बटे 2, मतलब 135 वोल्ट। 270 बटे 2 135 वोल्ट। पीछे देख लीजिए, ये आपका यही आएगा 270 बटे 2 मतलब 135 वोल्ट। यह कहां पर विभव है, यह विभव सतह पर है। ठीक है, यदि हम बात करें तीसरे प्रश्न की कि आपको कहां बतलाना है, आपको बतलाना है कहां पर, आपको बतलाना है विभव जो आया अभी 135 वोल्ट आया सतह पर, और यदि आपको कहां बतलाना हो, गोले के भीतर, तो गोले के भीतर भी आपका जो विभव होगा वह उतना ही होगा, कितना, 135 वोल्ट के बराबर। गोले के भीतर भी जो विभव होगा वह भी 135 वोल्ट के बराबर होगा। चलिए, तो यह प्रश्न हो गया। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखिएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 16 न्यूटन प्रति कूलम, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 16 न्यूटन प्रति कूलम एवं विभव 8 जूल प्रति कूलम है, एवं विभव 8 जूल प्रति कूलम है। 8 जूल प्रति कूलम है। आवेश का परिमाण ज्ञात करें, आवेश का परिमाण ज्ञात करें। दो चीजें दी हुई हैं, एक किसी आवेश के कारण आपका, मान लीजिए यहां पर आपने आवेश रख दिया Q, तो इसके कारण किसी दूरी पर, इस जगह पर E का जो मान दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 16 न्यूटन प्रति कूलम, और V का जो मान दिया हुआ है वह दिया हुआ है 8 जूल प्रति कूलम। तो बतला रहा है, ये पूछ रहा है कि ये जो Q का मान है, यह Q का मान क्या होगा। यदि किसी का आंसर आए तो आप चैट सेक्शन में बतला सकते हैं। एक उत्तर आ रहा है 144, जीआईसी कालाडूंगी से 144 कूलम आवेश का मान आ रहा है जीआईसी कालाडूंगी से। और कोई उत्तर? चलिए देखिए, हमें मानना है Q का मान बतलाना है, तो हमारे पास दो सूत्र हैं, E बराबर KQ बटे R स्क्वायर, इसका मान हमें 16 पता है, और V बराबर KQ बटे R, इसका मान हमें 8 पता है।
तो दोनों ही जगह पे हमें Q भी नहीं पता है और R भी नहीं पता है, मतलब हम Q का मान डायरेक्ट यहां से तो बतला नहीं सकते हैं। लेकिन हमने एक और सूत्र पढ़ा है, E गुने R बराबर V। अभी थोड़े देर पहले हमने इस सूत्र को देखा था, E गुने R बराबर V। मतलब यदि आप 16 गुने R करें तो यह किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। यह किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। और यदि आप यहां से R निकालना चाहें तो यह 8/16 मतलब 0.5 मीटर होगा। R का मान ज्ञात होते ही, R का मान जैसे ही आपने 0.5 निकाला, आप इस सूत्र में मान रख दें 9 गुने 10 के पावर 9 गुने Q बटे R का मान हमने 0.5 बताया है बराबर 9। तो Q का मान क्या हो जाएगा? 9 गुने 0.5 बराबर 8 है। 8 गुने 0.5 बटे 9 गुने 10 के पावर 9, जो कि आपका आएगा 4/9 गुने 10 के पावर -9। यदि आप इसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 4/9 गुने 10 के पावर 9। अब 4/9 को आप यदि भाग दे दें तो देखें 0.0436 4, मतलब यह आ गया 0.44 गुने 10 के पावर 9 कूलम, या फिर 4.4 गुने 10 के पावर 10 कूलम। यह Q का मान आपके पास आया 4.4 गुने 10 के पावर 10 कूलम, 144। तो 144 कूलम 2 स्कूलों से उत्तर आया था, दोनों ही उत्तर गलत थे। Q का मान बतलाना था यहां, जो कि आ रहा है 4.4 गुने 10 के पावर 10 कूलम। सबसे पहले सवाल में हमें R निकालना था, और R निकालने के बाद हमें क्या करना है? आवेश निकालना है। इसमें यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, देखिए, ये शायद कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10 के पावर 8 होगा, तो इसे फिर से ध्यान दीजिए आप। हमारे पास ये 4/9 गुने 10 के पावर 9 है। 4/9 को आपने 0.44 गुने 10 के पावर 9 लिखा है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं है। अब 0.44 को यदि हम क्या करें? अच्छा, ठीक है, 0.44 में हम 10 गुना करें तो यहाँ पे हम 10 भाग देंगे। जी बिल्कुल, ये 10 के पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 4.4 गुने 10 के पावर 8 कूलम हो जाएगा। GIC काला डूंगी से उत्तर आया था, यह सही था, 4.4 गुने 10 के पावर 8 कूलम। अगला प्रश्न लिखते हैं, किसी समविभवीय सतह पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 40 वोल्ट है। किसी समविभवीय सतह पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान, किसी समविभवीय सतह पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 40 वोल्ट है। 5 कूलम के एक आवेश को 5 कूलम के एक आवेश को इस सतह पर 5 सेंटीमीटर विस्थापित करने में, 5 कूलम के एक आवेश को इस सतह पर 5 सेंटीमीटर विस्थापित करने में किए जाने वाले कार्य को बतलाएं। किए जाने वाले कार्य को बतलाएं। किए जाने वाले कार्य को बतलाएं। जिनका भी उत्तर आ जाए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें।
प्रश्न में यदि दिक्कत है तो एक बार फिर से समझ लें। समविभवीय सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 40 वोल्ट है। एक 5 कूलम के चार्ज को आपको 5 सेंटीमीटर इस सतह पर विस्थापित करना है, तो कार्य बतलाएं। जीरो आंसर आ रहा है जीआईसी काला डूंगी से। यदि और किसी का उत्तर आए तो बतलाएं। और किसी का यदि उत्तर आए तो आप बतला सकते हैं। चलिए, तो जीआईसी काला डूंगी का यह जीरो जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी अभी समविभवीय सतह की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यदि आपको समविभवीय सतह पर किसी भी आवेश को विस्थापित करना होता है तो कार्य शून्य के बराबर होता है। कार्य कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि समविभवीय सतह पर कार्य को विस्थापित करने में, आवेश को विस्थापित करने में कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। यह समविभवीय सतह की प्रॉपर्टी है। ये हमने कुछ प्रश्न कर लिए समविभवीय सतह एवं विभव पर। आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो आज की क्लास में हमने समविभवीय सतह के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी और उन पर कुछ प्रश्न किए। एक हमने गोलीय सतह, गोलीय चालक के कारण भी हमने विभव निकाला। तो आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे जो भी हमारे विभव के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे।